एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई जिसके हिसाब से 80% लोग जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में उनके सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 80%। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 की। हम जो लिख रहे हैं, जो आउटपुट इनपुट आ रहा है वो हमारे लिए होता है, बट कंप्यूटर की भाषा बाइनरी 0 1 की है। हमारे माइंड की भी एक ही लैंग्वेज और वो है पिक्चर्स की लैंग्वेज। अगर ऐसा कोई सिचुएशन, एक लड़का लड़की जिसके घर वाले एग्री नहीं कर रहे हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन के, कैन द एनी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बी यूज्ड? इफ yes, what should be the ideal process specifically जब it is not an open minded society? एक शब्द का था बीच में वाइब्रेशंस। क्या ये कुछ मिस अलाइनमेंट हो रहा है लोगों के बीच के वाइब्रेशंस का? आपको क्या लग रहा है, अंबानीज अडानीज क्या कोई किसी तरह के प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलो करते हैं जो अगर हम लोग भी करें तो हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस फाइनेंशियली भी कर सकेंगे? मात्र 9 साल की उम्र से अगर किसी ने अपने करियर की शुरुआत कर दी हो, स्टेज पे जाना शुरू कर दिया हो, तो आपको कैसा लगेगा? केवल 4 वर्ष की उम्र से मेडिटेशन में स्टेप डाउन कर चुके होंगे। वैसे अगर आप में से कोई भी ऐसा मनुष्य है जो इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देख रहा है, जिसे समझना है कि बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाए, स्पिरिचुअली कैसे इवॉल्व किया जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके बारे में आप लोग में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, उसमें किस तरह से प्रॉस्पर किया जाए, क्या गलतियां हो रही हैं और किस तरह से रिच लोग सोचते हैं, अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो मैं एकदम परफेक्ट गेस्ट आप लोगों के लेके आया हूँ, नन अदर देन स्नेह देसाई जी। आप लोग सभी जानते होंगे, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई गिव दिस थिंग। तो स्नेह जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हम अपने पॉडकास्ट को ज्ञान कास्ट कहते हैं, ज़्यादा ज्ञान की धाराएं बहती हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर आज भी लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेंगी। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट में आता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ मुद्दों से हम शुरुआत करेंगे, बिकॉज मैंने आपके काफ़ी जो वीडियोस देखे हैं, काफ़ी जितने आपके बारे में चर्चाएं सुनी हैं, तो उसमें आपकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है। इनफैक्ट लोगों को शायद नहीं पता होगा, हम एक ब्रीफ मोमेंट के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जब मिले थे, तब भी मेरे सवाल मैनिफेस्टेशन और स्पेसिफिकली स्नेहा जी के लाइफ के रिलेटेड थे। लाइफ पे तो हम आएंगे ही, बट उससे पहले मैंने एक फैक्ट देखा। एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई जिसके हिसाब से 80% लोग जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में उनके सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं 80% केसेस में। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे पास काफ़ी सारे लोग आसपास हम देखते हैं, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू विजुअलाइजेशन। तो मेरे पहले दो सवाल हैं यहाँ से। पहला, ये विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है? एक आम इंसान को अगर समझना है व्हाट इज विजुअलाइजेशन, और कौन से वो कॉमन मिस्टेक्स एक इंसान कर रहा है जिसके चक्कर में उसे वो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। विजुअलाइजेशन सिंपल भाषा में कहूँ तो, अगर मैं आपसे कहूँ एक हाथी को ना देखिए, तो भी आपके माइंड में एक हाथी क्रिएट हो जाता है। बिकॉज हमारा माइंड एक ही भाषा समझता है और वो है पिक्चर्स की भाषा। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1 की। हम जो लिख रहे हैं, जो आउटपुट इनपुट आ रहा है वो हमारे लिए होता है, बट कंप्यूटर की भाषा बाइनरी 0 1 की है। हमारे माइंड की भी एक ही लैंग्वेज और वो है पिक्चर्स की लैंग्वेज। तो जब मैं सचिन का नाम यूज़ करता हूँ, तो आप चाहे कितने भी सचिन को जानते होंगे, पहला चेहरा सचिन तेंदुलकर का आपके माइंड में ये रेडी हो गया, या फिर आपका बहुत करीबी कोई फ्रेंड था वो हो गया। जब मैं मारुति शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको शायद मारुति की गाड़ी याद आ जाती है। मारुति भगवान यानी कि हनुमान जी शायद कम लोगों को स्ट्राइक होते हैं। तो हर एक शब्द के साथ हमारे माइंड में एक पिक्चर जुड़ा हुआ है। जब हम समझ पा रहे हैं कि हमारा माइंड हर एक चीज़ को पिक्चर्स में प्रोसेस कर रहा है, जब मैं कहूँ कि हाथी को ना देखिए और साथ में ये कहूँ कि उसे गुलाबी रंग का तो ज़रा भी ना देखिए, तो माइंड तुरंत ही वो पिंक कलर पेंट करना शुरू कर देता है। तो हम नेचुरली इमेजिनेशन और पिक्चर्स को ईजिली प्रोसेस करते हैं। अब जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ दो बार क्रिएट होती है, पहले इंसान के माइंड में, उसके बाद बाहर की दुनिया में। जब एक हवाई जहाज़ एरोप्लेन बना था 1903 में, तो उससे पहले राइट ब्रदर्स ने मन में तो सोचा ही होगा कि एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो पंछी की तरह उड़ सकती है। बाद में बाहर की दुनिया में वो बना। या फिर आज आपने मैकडोनाल्ड्स की एक बेंच देखी है जहाँ पर बाहर एक पुतला बैठता है। अब वैसे एक वो सिंबल है, बट कहीं ना कहीं रे क्रॉक, जिन्होंने वो फ्रेंचाइज सिस्टम के बारे में सोचा था 1952 में, वो पहली बार कहीं एक ऐसी बेंच पर बैठ के मैकडोनाल्ड्स के बाहर बर्गर खा रहे हैं, और उन्होंने विजुलाइज किया था कि यार इसकी तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट होनी चाहिए। तो हम इंसान जो है, जो बाहर क्रिएट करते हैं, उससे पहले यहाँ पर क्रिएशन होता है। ये है
विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, कि आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर उसका एक पिक्चर आपके माइंड में आपको पता चल जाए कि मैं क्या चाहता हूँ, देन आपको एक इंस्पिरेशन मिलना शुरू होता है, एक रास्ता बनना शुरू होता है, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब सवाल है, क्या बैठे-बैठे आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करके ही सब कुछ हो सकता है? लेकिन ये उतना भी सच नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूँ और बस विजुअलाइज़ करते रहूँ कि मैं 90% ला रहा हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं विजुअलाइज़ करते रहूँ कि मैं मर्सिडीज़ खरीद रहा हूँ लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो सबसे पहला, विजुअलाइज़ेशन कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि मैं हिले बिना चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन वो श्योरली एक ऐसा साइंस है कि जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तो 2 कमाल की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, आपको अंदर से एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे उसके लिए काम करना है। बिकॉज़ यू हैव क्रिएटेड दैट इन योर माइंड, यू हैव फेल्ट दोज़ इमोशंस कि वो अचीव करने के बाद कैसा लगता है। ओके, तो ओके। जब आप ये विजुअलाइज़ कर सकते हैं जिम में जाके कि मेरे 6 पैक्स होंगे तो मैं कैसा लगूँगा, मेरी एनर्जी कैसी होगी। अब आप वो फीलिंग के लिए, वो इमोशन के लिए वर्क करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि जब आप विजुअलाइज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आप कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ और वाइब्रेशंस बाहर भेज रहे हैं और नेचर उसे रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं विजुअलाइज़ेशन में वो ये है कि वो बस आँखें बंद करके पिक्चर्स देख रहे हैं, फ़ील नहीं करते हैं, उसे रियल नहीं मानते हैं। एग्ज़ाम्पल, जब हम ये विजुअलाइज़ करें कि यार मेरा बड़ा-सा घर है, तो अगर आपने सिर्फ़ घर देखा, बट उसकी फ़ीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरा घर बन चुका है, आज इनॉग्रेशन का दिन है, सभी देखने के लिए आ रहे हैं, सब वाह-वाह कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ सो हैप्पी, वो शब्द सुनाई देने चाहिए आपको कि लोग वो तारीफ़ कैसी कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली विजुअलाइज़ेशन होगा। और उसका एक स्टेप और भी हम आगे बढ़े तो विजुअलाइज़ेशन को भी एक्चुअलाइज़ेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब मैंने अपना ड्रीम हाउस खरीदा था, पहले तो मैंने किराए के मकान से अपनी जर्नी शुरू करी, तो एक सपना था कि यार मेरे माता-पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया, मुझे खुद का एक 10 रूम का घर बनाना है उनके लिए। अब मैं जब अपना ड्रीम हाउस पहली बार देखा, तो अभिषेक सर मेरे पास पैसा नहीं था वहाँ कुछ भी खरीदने का। तो जो टोकन मनी बोला, बुकिंग अमाउंट, मेरे 3 बैंक अकाउंट, घर, ऑफ़िस सब कुछ जोड़ करके मेरे पास टोकन अमाउंट भी नहीं था। और सामने वाले ने कहा कि आप अभी टोकन दे दीजिए, 6 महीने के अंदर पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 90% उनका माल बिक चुका था। जो घर मुझे पसंद आया था, फॉर्च्यूनेटली वो अवेलेबल भी था। तो मुझे लगा दिस इज़ अ डिवाइन मैसेज। तो मैं यहाँ-वहाँ से जो भी पैसा जोड़ करके, जैसे वो अंदाज़ अपना-अपना वाला सीन था ना कि मालिक जो है सब लाया हूँ, उस हालत में वो टोकन दे दिया उनको। और मैं अब हर दिन एक फ्रेंड को लेके वो घर देखने जा रहा हूँ। ऑफिस से चाबी ले रहा हूँ, उसको घर दिखा रहा हूँ कि यार देख, ये मेरा लिविंग रूम है, इधर बड़ा टीवी लगने वाला है, इधर ये पेंटिंग लगने वाला है, ये मेरा किचन है, डाइनिंग टेबल आएगा, ये मेरा बेडरूम है, इधर ये वॉलपेपर लगने वाला है। अब दोस्त लोग देख तो लेते थे, बट अब उनको तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पता भी है और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी घर की। तो लास्ट में पूछते थे कि सब समझ तो गया स्नेह, लेकिन तू क्यों दिखा रहा है? तो मैं उससे कहता था क्योंकि खरीद लिया है। ओह! अब मैं उस पूरी प्रोसेस को सिर्फ विजुअलाइज़ नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअलाइज़ कर रहा था कि एक्चुअली मेरा घर कैसा है और मैं जी रहा हूँ उस घर में। ये मैंने 10 दिनों तक 10 अलग-अलग दोस्तों को लेकर आके किया। और ये जो एक्चुअलाइज़ेशन प्रोसेस थी, विजुअलाइज़ेशन के साथ जो आप करते हैं, जो रियल लाइफ़ में आप मानते हैं कि वो हो चुका है, यू आर लिविंग दैट, जो इवन एक गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी हो सकता है, तो वो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड उस घर को मैंने 1 साल के अंदर मैनिफेस्ट भी किया जहाँ पर आज मैं रहता हूँ। वाओ! वाओ! मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है इसी पे कि आपने एक स्टेप तो बहुत अच्छा बता दिया और गलती क्या हो रही है कि हम वो एक्चुअलाइज़ेशन वाले फ़ेज़ पे नहीं आ पा रहे हैं। बट मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, लाइक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो कहीं न कहीं बोलता है कि मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी। बट माइंड में उसकी ये चलता है कि आपको तो 1 साल में रिज़ल्ट मिल गया, मुझे कब मिलेगा? सो बहुत ही बेसिक एक नेव सा सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम टू मैक्सिमम टाइम इन व्हिच अ पर्सन कैन मैनिफेस्ट? कितने समय में वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं? समय की परिभाषा इस दुनिया में है,
लेकिन जब हम मैनिफेस्टिंग की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर डायमेंशन। अब एक डिफरेंट डायमेंशन में हम देखिए तो टाइम की कोई परिभाषा नहीं है। सी, जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो मन में तो मैंने इमीडिएटली क्रिएट कर लिया कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए, इमीडिएटली क्रिएट कर लिया कि मेरा 100 करोड़ का बिजनेस बन जाए। बट बिकॉज वी आर लिविंग इन द फिजिकल डायमेंशन, तो कोई भी चीज़ को हकीकत में कन्वर्ट होने के लिए एक जेस्टेशन पीरियड चाहिए। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ, उसका एक पोस्ट प्रोडक्शन होगा, तो भाई पोस्ट प्रोडक्शन में एक एडिटिंग का वर्क है, लगता है टाइम, शायद 4 दिन लग सकते हैं, 14 दिन लग सकते हैं कि जब ये अपलोड होगा। एग्जैक्टली वैसे एक बच्चा है भाई, 9 महीना लेता है इस दुनिया में आने में। तो हर चीज़ का खुद का एक जेस्टेशन पीरियड है, जिसको कभी कभार क्रिएशन टाइम भी हम कह सकते हैं फिजिकल डायमेंशन में। तो अब आपने, अभी आप साइकिल के ऊपर हैं, आपने गोल सेट कर लिया, विजुअलाइजेशन शुरू कर लिया कि मैं तो मर्सिडीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो उसका एक जेस्टेशन पीरियड लगता है। अब वो जेस्टेशन पीरियड किसी के लिए 6 महीना भी हो सकता है और किसी के लिए 6 साल भी हो सकता है। वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके। पहला, कितना आप उस प्रोसेस के अंदर डेडिकेटेड है और आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आपकी बिलीफ उस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रही है जो मैनिफेस्टेशन का ही वर्क करती है। दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है आपका एक्शन। अब हमें अगर ये लगता है कि अगर मैं कुदरत पे छोड़ रहा हूँ, भक्ति भाव से सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी? ओके, मे बी यस, बट फिजिकल डायमेंशन में आपके कर्म जो है, आपके एक्शन जो है, वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और इसीलिए उस एनर्जी को मैनिफेस्ट कराने के लिए आपका जो एफर्ट है, उसके ऊपर अब डिफाइन होने वाला है कि वो 6 महीने में होने वाला है या 6 साल में होने वाला है। मैनिफेस्टेशन में ये पैरामीटर कभी कभार लोग चूक जाते हैं, एक्शन वाला, कर्म वाला, और तब उन्हें लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन मेरी ज़िंदगी में काम नहीं करता है। और कभी कभी 2 साल उसने मेहनत भी करी, अब हो सकता है कि वो गोल 4 साल में मैनिफेस्ट होने वाला था, क्योंकि जब उसका फोकस बदल गया, उसने हार मान ली, या उसको लगता है कि नहीं यार, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी, तो ये जो डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं। साईं बाबा को जब आपने कहीं कोई फोटो पिक्चर में देखा है, तो 2 बड़े प्यारे शब्द लिखे हुए हैं, श्रद्धा शबूरी। विश्वास रखो, धीरज रखो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पेशेंस इज फेथ इन एक्शन। गोल सेट करो, डेडलाइन रखो, सब अच्छी बात है। वो डेडलाइन हमारे लिए है कि हमें उतने स्पीड में काम करना है, बट वो डेडलाइन आप यूनिवर्स को नहीं दे सकते कि मैंने जिद उठा ली है कि 2 साल में ये हो जाना चाहिए, तुझे मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर इसमें मुझे एक बात बताइए, हम मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप एक प्लान बनाते हैं, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो फाइनेंस के इंटरेस्टेड है, और एक बार एक वीडियो में मैंने पूछा था कि आप लोग कितना कमाना चाहते हैं, एंड एक ऑड फिगर मैंने बहुत जगह पे देखा विच वाज अराउंड 500 करोड़। मतलब एम्बिशियस है लोग, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, देर आर वेरियस एम्बिशियस स्टूडेंट्स जो आज शायद 12th क्रॉस किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन किए होंगे, एंड वो मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आप कोई तरीका बताइए, मुझे 500 करोड़ बनाना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है जो नॉर्मल मिडिल क्लास से है, ज़्यादा कोई बड़ी फैमिली से नहीं है, जिसके घर पे सब सर्विस क्लास वाले थे जो चाहते हैं कि तुम आगे जाके सर्विस करो। उसने अपना लेट्स से इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। इसे अपने माइंडसेट में क्या क्या लाना चाहिए? दिस गाय जो अभी देख रहे हैं, आप में से कितने लोग देख रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा कितना आपका टारगेट है, बट जो भी टारगेट है, तो उनको क्या क्या चीज़ों का अगर एक फ्रेमवर्क हम बनाएं कि ये चीज़ें की है तो देर इज द हाइएस्ट प्रोबेबल। पहली बात, क्या ये पॉसिबल है? The answer to that is yes, because मैं ये मानने वाला इंसान हूँ कि there is abundance। किसी और ने 500 करोड़ कमा लिए, तो क्या आपके लिए कम पड़ जाएंगे? अब आप बहुत प्यारी बातें सिखाते हैं अपने पॉडकास्ट में और अपने वीडियोस में। मैं भी वही मानने वाला इंसान हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो मैथ्स ही हमें कहता है इट इज़ इन्फिनिटी। करेक्ट। तो भाई किसी ने 500 करोड़ कमा लिए, किसी और ने 5 लाख करोड़ भी कमा लिए, तो भी तुम्हारे लिए सब पड़ा हुआ है। तुम मांग कर देखो, काम करके देखो। ठीक है, ठीक। तो अब आप थोड़ा सा फ्रेमवर्क, वॉट एवर द अमाउंट है, लोग कमेंट्स में लिख रहे होंगे, किसी का हो सकता है 10 करोड़ हो, किसी का 1 करोड़ हो, किसी का 50 करोड़ हो, तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने माइंडसेट में लानी पड़ेंगी? दीज आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। डूज भी बताइए, बट बहुत सारे लोग सिर्फ डूज बताते हैं, डोंट्स बताना भूल जाते हैं। एक डोंट मैं समझ चुका हूँ, डाउट, जो आपने कहा था कि हमें डाउट नहीं करना है।
बट डूज क्या होने चाहिए, डोंट्स क्या होने चाहिए, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको बताइए। सबसे पहले तो लोग खुद ही डिफाइन नहीं कर पाते कि उनको क्या चाहिए। 500 करोड़ ठीक है, एक ब्यूटीफुल फिगर है, अट्रैक्टिव है, लेकिन मैं सामने वाले से ये भी पूछूंगा कि 500 करोड़ का आप क्या करेंगे, तब उसके पास जवाब ही नहीं होता। करेक्ट। मैं ये मानता हूं कि आपका गोल है कि मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, बट सामने ये भी तो सोच लो कि 500 करोड़ का आप करोगे क्या, क्योंकि वो वाई जब तक नहीं है तब तक वो 500 करोड़ मैनिफेस्ट करना और उसके ऊपर काम करना भी मुश्किल है आपके पास। तो आज मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे पास खर्च करने के लिए गोल्स है, कमाने के लिए गोल्स नहीं है। ओके। तो मुझे ये पता है क्योंकि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को यहाँ घूमने के लिए लेकर जाना है, वर्ल्ड टूर करनी है, यहाँ ये डोनेशन करने हैं, चैरिटी करनी है, मुझे मेरी टीम में इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरा वाई डिफाइंड है। अदरवाइज एक लेवल के बाद इट इज़ सो डिफिकल्ट कि सुबह उठ करके आपको जब पैसों की ज़रूरत नहीं और अगर उसके लिए भी काम करना है तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वो पहले तो वाई डिफाइन कीजिए। आज आपकी ज़रूरत है कि बिल भरने हैं, आज आपकी ज़रूरत है आपको आपकी फ़ीस भरनी है, बट वो वाई बहुत छोटा है और कुछ दिनों के अंदर वो पूरा भी हो जाएगा। जब आप सही दिशा में लाइफ में काम करते हो तो साल 2 साल में तो वो एटलीस्ट उन तकलीफ़ों से तो आप ऊपर उठ ही जाते हो। तो पहली चीज़ ये है कि जब आप गोल सेट करें, उसे मन में ना रखिए, पेपर पे लेकर आइए। ज़्यादातर लोग जब मन में रखते हैं तो उसे भूल जाते हैं और कुछ वक्त के बाद वो बदल भी जाते हैं। इट इज़ बेटर यू लिस्ट इट डाउन। लिस्ट डाउन करके एक और गलती होती है कि उसे कहीं किताब में बंद करके छुपा के कबड़ में रखा जाता है। क्यों? बोले किसी की नज़र ना लग जाए। करेक्ट। बट मैं कहता हूँ कि भाई आपकी भी तो नज़र नहीं लग रही। अब आप ही को याद नहीं है कि आपको क्या चाहिए, वो चीज़ आपके सामने नहीं, आपके फोकस में नहीं है, तो कैसे आप उसे अचीव कर पाएंगे? तो ये ज़रूरी है कि गोल लिखे, सामने लगा के रखें। अब एक और चीज़ करनी है, सुबह उठो, पढ़ो उससे, दोपहर में पढ़ो, रात को सोने जाने से पहले पढ़ो। 3 बार जब आप अपने गोल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपका फोकस आपके गोल्स पे जाने लगता है। जब आपका फोकस आपके गोल्स पे जाएगा तो आपकी एनर्जी आपके गोल्स को लगने लगती है, क्योंकि जहां पर आपका फोकस है आपकी शक्ति वहीं पर जाती है। और जब आपकी एनर्जी उसे मिल रही है तो उसी को आप मैग्नीफाई मैनिफेस्ट करते हैं, उसी को आप अट्रैक्ट भी करते हैं। इसके पीछे का एक सिंपल सा साइंस है। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनोवा गाड़ी खरीदनी है या BMW, जो भी हमारी ड्रीम कार है, तो आपने देखा होगा सड़क के ऊपर आपको वो गाड़ी दिखना शुरू हो जाती है। आपने डिसाइड किया कि मुझे नया घर खरीदना है, तो आपको वो सारे होर्डिंग दिखना शुरू हो जाते हैं 2 BHK 4 BHK वाले। अब उसके पहले क्या ऐसा था कि आपने BMW डिसाइड किया, उसके पहले लोग BMW नहीं खरीदते थे और आपने डिसाइड किया फिर ज़्यादा खरीद रहे इसलिए ज़्यादा दिख रही? नहीं, इट वॉज सिंपल कि भाई क्योंकि आपने डिसाइड किया इसलिए दिख रहा है। तो डिसाइड किया, उसके बाद अगर BMW दिख रही है तो वैसे ही अगर डिसाइड करोगे कि 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, तो बाद में ही तो बाहर की दुनिया में उसके रास्ते और अपॉर्चुनिटी तो भी दिखेगी। लेकिन डिसाइड ही नहीं किया तो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि आंखें नहीं दिखती है, कान नहीं सुनते हैं, हमारा माइंड जो है वो देखता है और सुनता है। यहां पर भी सुनने वाले लोग वही सुन रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं, जो उनके माइंड में है। देखने वाले लोग वही देख सकते हैं जो वो देखना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी है, हम खोज रहे, मिल नहीं रही, परिवार से कहते हैं और परिवार में से कोई आके देखो ये चाबी अभी तो सामने है, इतना क्यों चिल्ला रहे थे आप? वो सामने था, नहीं दिखाई दिया। आपको वही दिखता है जो आप सेट करते हो कि मुझे देखना है। तो गोल लिखिए, सामने लगा के रखिए, दिन में 3 बार पढ़िए। अब जब वो दिखना शुरू होगा, फोकस उस पर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ होगी, अब वो दोस्त, वो एनवायरनमेंट और वो माहौल से बाहर निकलना शुरू कर दोगे जो आपको आपके गोल्स के करीब नहीं लेके जा रहा। ओके, नाइस। दूसरी चीज़ होगी, क्योंकि आप 3 बार गोल पढ़ रहे हैं तो आपको ये तक पता चलने लगता है कि मुझे मेरा टाइम कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ अनप्रोडक्टिव फॉर मी, जो मेरे गोल्स के करीब मुझे लेकर नहीं जा रहा है। सी, जैसे हेल्थ में कहा जाता है, मेरे वाइफ शिवांगी कहते हैं दैट एनीथिंग नियर टू यू यू विल इवेंचुअली ईट। मतलब कोई चीज़, मिठाई का डब्बा सामने पड़ा है, आते जाते 4 बार वो टेबल से गुजर रहे थे, तो एक बार तो खोल के उठा के खा लोगे। तो एग्जैक्टली वैसे जब गोल्स सामने ही होते हैं ना, तो आप उसके ऊपर वर्क भी करोगे, काम करने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, सब कुछ होना शुरू होगा। ओके। अब इसमें एक स्टेप और ऐड कर देते हैं जी। और वो एक स्टेप है कि अब एक बार आपने उसके ऊपर फोकस लगा दिया है, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है,
एक बहुत पावरफुल टेक्निक जो मैं मानता हूं, जो आपने थोड़ी देर पहले ही मुझसे पूछा, और वो है विजुअलाइजेशन। आप जब सुबह उठते हैं, आप नेचुरली अल्फा स्टेट में हैं, मेडिटेशन में हैं, और जब रात को सोने जाते हैं तब आप वापस उसी स्टेट में होते हैं। ये दोनों समय पर मैं रिकमेंड करता हूं कि आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि आप वो ऑलरेडी पा चुके हैं, वो आपकी लाइफ में हो चुका है, एंड हाउ ब्यूटिफुल इज योर लाइफ जब आपने उसे अचीव कर लिया है। और अब एक छोटी सी टेक्निक है जो दिन के दौरान ऐड कर लो आप, और वो है बी ग्रेटफुल इन एडवांस फॉर ऑलरेडी अचीविंग इट। ओ, ओके, ओके, वाओ। दोस्तों बहुत बढ़िया टेक्निक दी है सर ने, एंड हम और भी टेक्निक्स अभी निकाल ही रहे हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लेकिन मैं अब आपको एक ट्रिक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। बहुत जो मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फोकस रखना चाहिए, तो उसी के लिए आप विजुलाइज करेंगे, अपने सामने रखना पड़ेगा, छुपा के नहीं रखना है नज़र वाली चीज़। बट एक सिचुएशन लेते हैं जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्योंकि हमारे काफ़ी जॉब और प्रोफेशनल वाले लोग भी देखते हैं। नॉट रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप। इंडिया में आज भी लव मैरिजेस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेसिफिकली इफ़ इट इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट। एज्यूम करते हैं कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग कास्ट के, वन इज़ अ पंजाबी, वो जो भी हैं, दो अलग अलग कास्ट के हैं, एंड लेट्स से दोनों के घर के बिलीफ सिस्टम जो आज तक बने बहुत स्टॉन्च बने, जैसे इंडियन फैमिलीज़ में काफ़ी रहते हैं कि हमारे ही कास्ट में, हमारे इसमें। Now, let's say these two people fall in love with each other, but deep within they always have this fear कि यार हमारी फैमिली में आज तक नहीं हुआ है, हमारे घर वाले पे कभी नहीं हुआ है, एक पड़ोस में हुआ तो उनको घर दखेली कर दिया था, whatever the reason could be. What I could understand is कि at max at this point of time जो लड़का होगा, लड़की होगी, let's say मोबाइल के अपने कवर पे वो एक दूसरे का अपना कपल फोटो रख लेंगे, which I could understand so that they can visualize this thing. सोते वक्त भी, उठते वक्त भी करेंगे। बट यहाँ पे दो तीन चैलेंजेस हो जाते हैं रियल सिचुएशन में। पहला, द मोमेंट दे आर गोइंग टू रिवील टू देयर पेरेंट्स, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें आएगा, उनको फेस करना पड़ेगा क्रिटिसिज्म। सो एवरी डे दे आर गोइंग टू फेस दैट सॉर्ट ऑफ, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, नेगेटिविटी आएगी कि अरे लड़का अच्छा नहीं, लड़की अच्छी नहीं है, क्यों कास्ट में जाना है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो पहला, रोज़ के रोज़ वो नेगेटिव आना कहीं ना कहीं शायद माइंड को अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एक लेवल पे डेस्परेशन भी आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स हो जाते हैं। एज फैक्टर इज देयर, द गर्ल हैज़ टू गेट मैरिड बाय 26-27 बिकॉज ऑफ वट एवर पीपल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड ऑल दोज थिंग्स। लड़का है कि भाई नौकरी सेट, पैसा चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो यू टेल मी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन, एक लड़का लड़की जिसके घर वाले एग्री नहीं कर रहे हैं, दो पार्ट है क्वेश्चन के, कैन द एनी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बी यूज्ड? If yes, what should be the ideal process, specifically जब it is not an open-minded society and बहुत ज़्यादा criticism अगर आता है? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं बताऊँ उससे पहले थोड़ा मैरिज को लेकर कुछ ऐड कर देता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। पहले तो कभी गोल सेट मत करो कि 25 की शादी की उम्र है, 30 की शादी की उम्र है, क्योंकि जब शादी एक गोल बन जाता है तो इशू ये है कि वो डेडलाइन की वजह से आपको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। आपके पास अगर 3 बकवास ऑप्शन है, अब शादी की उम्र हो गई है तो उसमें से कम बकवास आपको चूज करना पड़ता है। तो शादी शुड नेवर बी ए गोल। शादी लाइफ की नेसेसिटी मैं नहीं मानता हूं। शादी को मैं कंपेनियनशिप कहता हूं कि पहले आप डिसाइड करो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे जिंदगी के साथ करना क्या, मुझे 100 साल मिले हैं, दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, मैं इसके साथ करना क्या चाहता हूं। और जब आप वो ट्रैक अपना डिफाइन कर लोगे, उस ट्रैक में जब आपके विजन, आपके वैल्यूज के साथ कोई अलाइन करने वाला मिल जाए तो उसे मैं कंपेनियन कहता हूं। उसके साथ बात बन जाती है तो ग्रेट, बट गोल सेट मत करो कि भाई शादी करनी है। अब रही बात दो परिवारों की, तो उसमें भी एक छोटी सी बात यह है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सिर्फ दो लोग अपने आप को पसंद ना करें, दो परिवार भी दो परिवार को पसंद करें एक दूसरे को। क्योंकि इंडिया में शादी दो परिवारों की हो रही है, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अकेले मिलने गया था मेरे वाइफ के पेरेंट्स और उनके परिवार को कि भाई पूछ लो जितने सवाल पूछने हैं, एंड वाइस वर्सा। Sorry to interrupt, is it a love marriage? It's an arranged marriage? It's सो शुरुआत अरेंज से हुई थी, मतलब कि Okay. कोई बात लेकर आए थे, दैट वाज अ थर्ड पर्सन जो दो परिवार को जानता था, okay. और उसमें से वो लव मैरिज में कन्वर्ट हुआ। Okay.
और वैसे ही शिवांगी को मैंने अपने पेरेंट्स, इवन अपने पार्टनर्स और फ्रेंड्स से मिलवाया, और वो भी अकेले में, कि बिंदास जितना ग्रिल करना है आप करके देख लो, मैं मौजूद हूँ, शायद आपको सवाल पूछ पाऊँ ना पूछ पाऊँ। तो मैंने ये इसलिए किया था बिकॉज मैं जानता था कि अगर मुझे पूरी ज़िंदगी इस परिवार के साथ बितानी है, वही दोस्तों के साथ शाम को बैठना है, तो वो लोग शिवांगी को पसंद करे, वो भी ज़रूरी है। करेक्ट। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि जब आप इस दुविधा में है कि आपका परिवार साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, कास्ट वाले चैलेंजेस चल रहे हैं, तो श्योरली मैनिफेस्टेशन में आपने गोल सेट कर लिया, विजुलाइज कर रहे, ये सब तो कर ही रहे हैं। बट साथ ही साथ मैं ये मानता हूँ कि वाइब्रेशंस भी मैच कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। व्हाट डज दिस मीन? सी, सामने वाले के परिवार के कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके परिवार के भी लड़की से कोई एक्सपेक्टेशंस है, दूसरे परिवार से। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं उस एक्सपेक्टेशंस को पेपर पे एक बार लिख दिया जाए। सी, कोई ऐसे ही मना नहीं कर रहा है, उनको लगता है कि इस परिवार में जाके हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे, वो हमारी बेटी को खुश नहीं रख पाएंगे, या ऐसा होगा या वैसा होगा, वो एक्सपेक्टेशन चैलेंज है, इसीलिए रिजेक्शन आ रहा है। तो उस एक्सपेक्टेशंस को पेपर पे रखिए, एंड नाउ एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, दूल्हा या दुल्हन के रूप में आपका काम ये होना चाहिए कि मैं अपने अंदर वो क्या बदलाव ला सकता हूँ जिससे उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे। बिकॉज सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोगों को लगता है कि सिर्फ सोचने से, विजुलाइज करने से चीज़ें होती है। मैंने आपको जो कहा उसमें एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। इसलिए मेरी हर बात में एफर्ट और एक्शन रहता है। तो अब देखो, आप सिर्फ वही आकर्षित कर सकते हैं जो आप है, सिर्फ सोच के, बोल के, गोल सेट करके नहीं। अगर BMW बाहर चाहिए तो BMW के लिए जो आदतें होनी चाहिए, जो डिसिप्लिन होना चाहिए जिससे वो BMW आती है, वो भी ज़रूरी है। तो वैसे ही वो लड़की और वो परिवार के जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आपका डिसिप्लिन, आपका स्वभाव, आप कैसे इंसान हैं, वो अगर आप चेंज करने के लिए तैयार हैं तो सारा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे पाना सब कुछ है, करना कुछ नहीं है। एक्शन नहीं लेना है। अब आप भगवान जी के सामने जाके ये कहोगे कि भगवान जी मेरा वजन कम कर दो, तो क्या भगवान जी आपके लिए जॉगिंग करने जाएंगे? क्या वो आपके लिए डाइट करने वाले हैं? वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। जी। तो सिमिलरली नाउ इफ यू वांट अ ड्रीम पार्टनर और आप एक दूसरे से सहमत है कि ये मेरे लिए सही है, तो पूछो अपने आप से कि उसके लिए और उसके परिवार के लिए आप क्या बदलने के लिए तैयार है, कौन सा एक्शन लेने के लिए तैयार है। इफ यू आर रेडी टू डू दैट, आई एम श्योर वो रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। वाओ, वाओ, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग आंसर। मुझे एक चीज़ और बताइए स्नेह जी, जैसे हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात करी, आजकल हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उसमें काफ़ी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, काफ़ी मतभेद हो रहे हैं, डर का माहौल बहुत चलता रहता है आजकल युवा के अंदर कि हम रिलेशनशिप में जाएं कि भी नहीं जाएं, मैरिज करें कि भी ना करें, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहला, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने एक शब्द कहा था बीच में, वाइब्रेशंस, क्या ये कुछ मिसअलाइनमेंट हो रहा है लोगों के बीच के वाइब्रेशंस का, या फ्रॉम दिस लेवल ऑफ आई वुड से मैनिफेस्टेशन लेवल या लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेवल, क्या कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, एंड अगर हो रही है हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड? बिकॉज आई एम श्योर, बिकॉज आपने एक अच्छा वर्ड यूज़ किया, कंपेनियन, आप कंपेनियन ढूंढ रहे हो किसी ने सोच समझ के। मैंने काफ़ी ऐसे मेरे ही सर्कल में देखे हुए हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत खुशी से करी थी, बी इट अरेंज बी इट लव, बहुत खुशी से करी थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 5-6 years सडनली दे वॉन्ट टू जस्ट बिकम अ पार्ट। जो एक साथ सोच नहीं सकते थे कि हम कभी दूर हो सकते हैं, वो अब डेस्परेटली दूर होना चाहते हैं। वॉट इज गोइंग रॉन्ग ऑन द वाइब्रेशनल लेवल या ऑल दीज थिंग्स, एंड हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड? शादी से पहले का भी जवाब है और शादी के बाद का भी जवाब है, ठीक है? ठीक है। शादी के पहले, शादी तब मत करो, शादी तब मत करो जब आप अपने जीवन में दुखी है, अनसेटल्ड है, और अब आप खोज रहे कि कौन मुझे मिलेगा जो मुझे सुखी करेगा और मेरी जिंदगी को सुधारेगा। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर आप दुखी हैं और आपके जीवन में एक पार्टनर आता है तो दो लोग दुखी होंगे। करेक्ट। और अब जब दो लोग एक दूसरे के साथ सुखी नहीं है, अपसेट है, सेटल नहीं है, तो हमें $1 मिलियन एडवाइस मिलती है कि भाई अब बच्चा प्लान कर लो, सब ठीक हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। अब टोटल 3 लोग दुखी होंगे।
तो शादी में सामने वाले से सुख नहीं खोजना होता है। शादी एक गिविंग का प्रोसेस है। तो जब मेरा प्यार का घड़ा और हैप्पीनेस का घड़ा भरा हुआ है और जब मैं शादी करूंगा तो मैं सामने वाले को वो दे पाऊंगा जो वो चाहते हैं, एंड वाइस वर्सा जब उनका प्यार का घड़ा और हैप्पीनेस का घड़ा भरा हुआ है तब वो मुझे कुछ दे पाएंगे। दिस इज व्हाट मैरिज इज। अब यही तुमने नहीं समझा है और जस्ट बिकॉज शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे तुम्हें कुछ चाहिए, तो ये स्टार्ट गलत हो रहा है। इसलिए डिवोर्स वक्त के साथ बढ़ते हैं क्योंकि आप कब तक दे पाओगे? आप खाली हो और आप सिर्फ पाना चाह रहे हो, तो कब तक ये डील सक्सेसफुल चलेगा? दूसरा, अब शादी हो चुकी है। जब दो लोग शादी करते हैं ज्यादातर केस में दोनों बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तभी जाके आप डिसाइड करते हो कि भाई मैं पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहता हूं। ना व्हाट इज लो फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज हाई फ्रीक्वेंसी? मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लो फ्रीक्वेंसी सिंपल भाषा में है आपकी लो एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी इज सिंपल भाषा में कहूं तो हाई एनर्जी। व्हेन यू फॉल इन लव तो आप हाई एनर्जी में होते हैं और सामने वाले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। इंसान जब लो फ्रीक्वेंसी में होता है, लो एनर्जी में, आपने देखा होगा कि वो अपने लिविंग रूम में से किचन तक पानी भरने में नहीं जाना चाहता, और हाई फ्रीक्वेंसी में आधी रात को निकल करके ड्राइव करके भी कहीं आप आइसक्रीम खाने जा सकते हो। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस जो है कि शादी जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में थे, हाई एनर्जी में थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तब आपने कर ली, लेकिन वक्त के साथ बस आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने ऊपर आप कोई काम नहीं कर रहे हो। अपने ऊपर काम करना मतलब क्या? क्या आप मेडिटेटर हो? क्या आप अच्छा रीडिंग, अच्छी चीज़ें सुन रहे हो? क्या आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हो? क्या आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हो? अगर आपका कोई पर्सनल ग्रोथ सिस्टम नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो आपका धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी डाउन होते ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए एफर्ट देने पड़ते हैं, नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिकली आती है। तो अब आप क्योंकि वो नहीं कर रहे हो और सेल्फ ग्रोथ नहीं है और सामने वाले का भी नहीं है, तो अब शादी के साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आप एज ए इंडिविजुअल लो एनर्जी में जा रहे हो और धीरे धीरे अब आपका बर्दाश्त करने का शक्ति कम होने लगता है। पहले जो चीज़ें बर्दाश्त हो जाती थी क्योंकि आप हाई एनर्जी में थे, वो लगा ठीक है चलता है, तूने नहीं बनाया चल मैं बना लेता हूँ, चल बाहर खाना खा लेंगे, ये सब हो रहा था क्योंकि आप हाई एनर्जी में थे। लेकिन वक्त के साथ तुझे इतना भी नहीं आता, दाल भी तेरी मम्मी ने नहीं सिखाया, अब क्योंकि आप लो एनर्जी में आ चुके हैं, आपका टॉलरेंस, आपका पेशेंस, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अब इशू ये है कि अब छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ रहे हैं। तुम टॉवेल यहां पे क्यों रखते हो? मोजे क्यों धोने के लिए नहीं डालते हो? दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो? जब हमारे पास काउंसलिंग में कपल्स आते हैं, आपको हैरानी होगी, टॉवेल और मोजे से डिवोर्स तक पहुंचते हैं। वाओ। एंड जब वो लोग ब्रेक लेते हैं ना 2 महीना 6 महीने का, फिर खुद ही रियलाइज करते हैं कि हम कितने बेवकूफ़ थे। जब कोई हमारे क्लासेस में आते हैं, आपकी अच्छी बातें सुन लेंगे, आपको भी जब कुछ समझ पा लेते हैं आपके पॉडकास्ट से, दैट्स वेयर दे रियलाइज मैंने कुछ जल्दबाजी कर ली, क्योंकि अब वो एनर्जी का शिफ्ट आ गया उनके अंदर। कुछ समझे, सीखे, थोड़ा हाई एनर्जी में गए, अब रियलाइज हुआ कि यार वो अपना बचपना था, इस बात पे थोड़ी झगड़ते थे। दोस्त को वही समझा रहे अरे मत झगड़ इस बात पे, लेकिन खुद कभी वो संभाल नहीं पाया था। करेक्ट। सो मेक श्योर दैट इन मैरिज आपका घड़ा भरा हुआ है, आप सेल्फ ग्रोथ की जर्नी में है, वरना उसे सक्सेसफुल बनाना मुश्किल है। वाओ। सो गाइस, सेल्फ ग्रोथ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईदर देर शुड बी अ स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन, ईदर यू शुड डू समथिंग। आपको पढ़ना रहेगा अपने आप को, आपको अगर आप प्यार करेंगे, ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बहुत एडवर्स सिचुएशंस में ऑलरेडी बहुत भयंकर तरीके से फंस जाते हैं। दे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, दे क्लेम कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अब अगर हम इस राह पे जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, तो डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट वर्जन जो मोर और लेस सेम होता है। जैसे रोंडा ब्रायन जी ने सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था द सीक्रेट से, शी हैड हर वर्जन जिन्होंने सिंप्लीफाई किया था। देन मर्फी साहब ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से किया था, कार्निगी जी ने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग करा था। इस तरह से काफ़ी सारे हैं। इनफैक्ट एक और है, मैं नाम उनका भूलता, इस तरह से काफ़ी सारे लोग हैं।
आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड किनका मेथड सबसे, आई नो अपने विजुअलाइजेशन को बहुत एम्फोसिस दिया है, बट लेट्स से इफ वी गो, एक विजुअलाइजेशन अब पकड़ लिया है, और ऐसी कौन सी कोई एक टेक्निक होगी विच यू फील इवन अ लेमैन कैन डू, शुड डू, एंड दैट कैन बी, अगर वो वर्स्ट सिचुएशन पे भी है, इफ नॉट इमीडिएटली, धीरे धीरे उस चीज़ से वो निकल सकते हैं? एक फॉर्मूला मैं देता हूँ आपको, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स या फिर सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू रिजल्ट। अब सिचुएशन हमारे जीवन में कुछ बुरी चल रही है, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस में हैं, करियर में कुछ कंफ्यूज्ड हैं। जस्ट टू ऐड, करियर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अभी हाल फिलहाल में कुछ पॉडकास्टर्स हो गए, कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स थे, दे वेंट थ्रू अ वेरी रफ पैच। आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा रफ पैच, मतलब सडनली वट एवर दे हैड क्रिएटेड फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स वॉज क्वेश्चन, उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हुई, बहुत हर तरफ से अटैक्स हुए, फिजिकल, वर्बल, सोशल, हर जगह से। मॉनेटरी लॉस तो हुआ, मेंटल लॉस उससे बड़ा हुआ, फैमिली में भी जो भी इश्यूज हुए होंगे, लेट्स से वो भी इस सिचुएशन में, बिकॉज लेट्स अज्यूम 8-9 साल में कभी नहीं सोचा होगा एंड दे आर ऑन द वर्स्ट सिचुएशन। तो अब नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स दे कैन आल्सो यूज। या तो अब जब एक बुरी सिचुएशन में आप फंस चुके हैं, अगर उसमें आप बुरा सोचेंगे, बुरे रिस्पॉन्स देंगे, तो नतीजे तो और भी बुरे बनने वाले आपके लिए। लेकिन वो बुरी सिचुएशन पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको मिली है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं 15 साल की उम्र तक एक सुखद जीवन में था, माने बचपन से 15 साल, 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ। मैं 16 साल की उम्र पे नया नया गरीब बना था, क्योंकि मेरे पापा की फैक्ट्री बंद हुई, जहाँ से पैसा आ रहा था वो अटक गया, हमें घर बेच करके किराए के मकान में जाना पड़ा। ही हैड सम फाइनेंशियल क्राइसिस। अब पहले तो मैं शिकायत में था, आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ इट, बट मेरे फादर ने मुझे समझाया कि बेटा, दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जिनके ऊपर छत भी नहीं है, हमारे पास 2 रूम का ही सही, किराए का ही सही घर तो है, उसके लिए थैंक यू बोलो। जब 2 वक्त का खाना वो मैनेज नहीं कर पाते थे, और जब रात को मुझे भूखा सोना पड़ता था, तो कभी कभार वो शिकायत हो जाती थी मेरे से। वो समझाते थे कि बेटा, काफ़ी लोगों को हफ्ते में एक बार भी खाना नहीं मिलता, हमें दिन में एक बार मिल रहा है। खाना खाने से पहले थैंक यू बोलो और ये प्रार्थना भी करो कि सभी को खाना मिले। अभिषेक सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे 15 साल की अमीरी ने जो नहीं सिखाया, वो 3 साल की गरीबी ने सिखा दिया। हमारे फ़ोन में कोई भी ऐप का एक अपडेट आता है, कभी आपने सोचा ऊपर वाला हमें अपडेट कैसे भेजता है? प्रॉब्लम्स देकर, चैलेंजेस देकर, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालकर। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुशनसीब हैं, आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अगर प्रॉब्लम्स है, तो आप डबल खुशकिस्मत हैं। ऊपर वाला आपको तहे दिल से चाहता है, वो आपका ग्रोथ कराना चाहता है। तो पहले तो उस सिचुएशन में उसे प्रॉब्लम के रूप में देखने के बजाय, वो जो पेन से आपको गुजरना पड़ रहा है, उस पेन को अपना लेसन बना लो और अपग्रेड होने के लिए एक प्रोसेस बना लो। उसमें वो अपग्रेडेशन मेंटल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल पे हो सकता है, रिलेशनशिप के लेवल पे हो सकता है, हर लेवल पे होगा। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो ये भी तो पूछो अपने आप से कि मेरे एफर्ट्स, मेरे स्किल सेट, मेरा वैल्यू डिलीवरी क्या है, क्योंकि मनी इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। करेक्ट। तो अब वो चैलेंजेस आए हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है, तो पूछो ना अपने आप से कि कितना क्वालिटी टाइम दिया लाइफ पार्टनर को। अब अगर कहीं आप जो कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहे हैं, तो पूछो अपने आप से कि आपको पूरी दुनिया सुन रही थी, आप क्या बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे, कंट्रोल तो आपके पास था, बट दैट्स ओके। उस फ्लो में आके जो हो गया, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। उसे लेकर अपने आप को ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है, लेसन्स लेने की जरूरत है और अपने आप को याद कराने की जरूरत है कि स्टिक टू द बेसिक्स। जो आपको यहां तक पहुंचाया है, वापस उस पर आ जाओ। और ये बड़े से बड़े लोगों के साथ होता है। किसी ने 100 करोड़ बना लिया, उसके बाद वो डूबा है। कोई फुटबॉलर टॉप पे था, उसके बाद कोई इंजरी, बैड परफॉर्मेंस में गया है, सबके साथ होता है। तो अब पहला ये है कि सिचुएशन को बदलने में वक्त लगेगा, पहले बदलाव इंस्टेंटली अपने विचारों का आ सकता है। तो रेदर देन टेकिंग इट एज अ चैलेंज, प्रॉब्लम, टेक इट पॉजिटिवली एज अ लेसन। और अब ये सोचना शुरू करो कि ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट रिजल्ट जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट माई फैंस बैक, आई वॉन्ट माई पॉडकास्ट टू बी सक्सेसफुल अगेन। मैं अगर 25 लाख के कर्ज में हूँ तो फोकस 25 लाख के कर्ज पे नहीं होना चाहिए, फोकस अब ये होना चाहिए कि मुझे 50 लाख जल्द से जल्द कमाने हैं। सिंपली स्टार्ट शिफ्टिंग योर फोकस एंड थॉट्स। ओके, डॉक्टर ने बोल दिया है कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो फोकस शिफ्ट करो कि अब मैं पहले की तरह दौड़ना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ। अब जब आप ये फोकस शिफ्ट करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट होना शुरू करेगी। इट इज़ एज सिंपल एज कि एक छोटा सा बच्चा चलते चलते अगर गिर जाता है, आप उसे उठाते हैं, वो रो रहा था, आप सबसे पहले क्या कहेंगे? बेटा देख चॉकलेट खाएगा, देख वो बर्ड जा रहा है, देख वो डॉगी। अब आप उसका फोकस शिफ्ट करा रहे हो। आपने देखा होगा तुरंत ही सर उसके बाद उसका रोना बंद हो जाता है, वो हंसने लगता है। तो छोटे बच्चे के लिए हम कितना आसानी से समझ लेते हैं, अपने आप के लिए नहीं समझ पाते कि भाई जो चीज़ तुम्हें दुखी कर रही है, रुला रही है, जो पेन दे रही है, क्यों तुम उसके ऊपर फोकस करके बैठे हो? वो हो चुका है, यू कैन नॉट चेंज इट। अब मैं 17 साल की उम्र पे कोसूंगा कि मेरे पिताजी की गलती थी, उनका बिजनेस बंद हो गया, उनकी वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई, तो आई कैन नॉट चेंज दैट। सीता जी का हरण हुआ था, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ था, भगवान राम और कृष्ण भी जो हो चुका था उसे वो भी नहीं बदल पाए थे। उनके पास भी एक ही ऑप्शन था, व्हाट नेक्स्ट। तो हम तो इंसान हैं, जो हो चुका है कोसने के बजाय व्हाट नेक्स्ट पे आ जाओ। थॉट प्रोसेस को पहले चेंज करो, और जैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होती है, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके रिजल्ट्स चेंज होना शुरू होते हैं। बिकॉज लोग ये नहीं समझ पाते कि आपके एक विचार की भी कितनी बड़ी शक्ति है। हमारा इश्यू ये है कि हम प्रॉब्लम में हैं, वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो 80% ऑफ द टाइम हमारा थिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर जा रहा है। 80% ऑफ द टाइम हम वो सोच रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। मेरे पास एक लेडी आए थे, कहते हैं कि सर मेरे हस्बैंड है, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा ठीक है, आप चाहते क्या है? बोले सर गुस्से में वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा ओके, मैं समझ सकता हूँ, आप चाहते क्या है? सर उनकी आवाज़ कभी तो पड़ोसी तक पहुँच जाती है। मैं समझ रहा हूँ बहन जी, मगर आप चाहते क्या है? सर कभी कभी तो वो गुस्से में चीज़ें तोड़ना फेंकना शुरू कर देते हैं। मैं समझ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप चाहते क्या है? सर उनको हमने इतना सुधारने की कोशिश करी, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरी माँ आपको चाहिए क्या? मैं कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, बट वो मुझे एक ही चीज़ बता रहे हो, जिनको नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, स्ट्रगल में होते हैं ना, हम बस उसी की शिकायत करते रहते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन। उसीलिए एनर्जी वहीं पर जा रही है और वो रिपीट हो रहा है हमारी लाइफ में। इसलिए आपने देखा होगा, एक इंसान ने बिजनेस फेल किया, दूसरा बिजनेस चालू किया, वापस फेल किया, एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा ब्रेकअप होता है। वो एक लूप में फंसने लगता है क्योंकि वो अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहा और उस थिंकिंग को चेंज नहीं कर पा रहा। तो पहला बदलाव, थॉट्स। एवरी सिंगल थॉट हैज़ द पावर टू मैनिफेस्ट योर लाइफ। पहला यही बदलाव है जहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर लेकिन वही तो नहीं हो पा रहा, मैं इतना बुरा फंसा हुआ हूँ। अब सीधी बात है, फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, कहीं पुलिस आपको लेके जा रही है, अगर बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वक्त आ चुका है अपने आप को रीसेट करने का। 2 तरीके से रीसेट होता है। पहला, रो लो, खाली हो जाओ, कोस लो जितना कोसना है। रोना बुरा नहीं है, कोसना बुरा नहीं है, लेकिन रोते रहना और कोसते रहना बुरा है। आज अच्छा मुहूर्त है, मुहूर्त निकाल के खाली हो जाओ। 1 घंटा 2 घंटा खत्म करो बात को। जितनी गालियां जिसको देनी है दे दो, उससे भी शिकायत करनी है कर डालो, लेकिन बस वो आखिरी दिन होगा। उसके बाद उसको लेके वापस नहीं रोना और वापस नहीं कोसना। ओके, एक बार खाली हो जाएगा, जिसको मैं EFT कहता हूँ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जैसे ओशो के काफ़ी अमेजिंग डायनेमिक मेडिटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे मेडिटेशंस और टेक्निक्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। अब एक बार आप खाली हो जाओगे, फिर सेकंड स्टेप होता है रीसेट का, और वो है एक खालीपन में, एक शांत अवस्था में चले जाओ, जैसे एक विपश्यना या मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होता है। ये जो अब वक्त है वो इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होता है। पहले तो आप दूसरों को ही ब्लेम करोगे, मेरी थोड़ी गलती थी, इतने बोलने पे मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों कर दिया, सब बोलते थे, या छोटी सी गलती, वो मेरा पैसा लेके चले गया, उसकी वजह से मुझे इतना लॉस क्यों भुगतना पड़ा। बट पहले एक बार खाली हो जाओ, जिसको कोसना है कोस डालो,
और जब अब आप शांत वाले सेकंड स्टेज पे जाओगे, तब आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाओगे और तब आप जानोगे किसी और को कोसने से, ब्लेम करने से मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ये मैंने क्रिएट किया है और मैं उसे बदल सकता हूँ। TPR, टोटल पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं कोसूंगा शनि की महादशा और गुरु की महादशा, तो अब तो एक ही ऑप्शन बच गया कि नासा या इसरो से कहो कि एक रॉकेट दे और जाके चेंज करो। तो इससे तो बेहतर है कि पूछो अपने आप से कि मेरे कंट्रोल में क्या है, व्हाट कैन आई चेंज। देखो, नेचर आपके लिए नहीं बदलता है, आपको उसके लिए बदलना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान इंसान से कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है। भगवान इंसान से कहते तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करता है जो तू चाहता है, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तो फिर तू करना शुरू कर वो जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। तो मतलब ये हुआ कि भाई आपको नेचर के लिए बदलना पड़ता है। आप वेट कर रहे हैं कि नसीब किस्मत कब बदलेगा, भगवान मेरे लिए कब कुछ करेंगे। बट ये भी तो हो सकता है कि कई बरसों से आप इंतज़ार में हैं कि भगवान कब कुछ करे, और शायद ये भी तो हो सकता है कि कई बरसों से ऊपर वाला इंतज़ार में था कि आप कुछ करें। तो जब आप बदलने के लिए तैयार होते हैं, तो किस्मत और नेचर भी आपके लिए बाद में एडजस्ट होता है, पहले नहीं होता। द प्रोसेस इज ऑलवेज गिविंग एंड देन रिसीविंग। कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। क्या बात है। आपने इतनी खूबसूरती से जब इस चीज़ को समझाया, तब आपने थॉट्स पे बड़ा एम्फेसिस दिया। आज के समय पे मॉडर्न डे 21st सेंचुरी में मैं आपसे समझना चाहूँगा, एक आम आदमी जो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में है, उसके थॉट्स को क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या अफेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा। बिकॉज मॉडर्न डे में काफ़ी चीज़ें हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे गैजेट्स हैं, हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, वो समझना चाहता है कि ठीक है, मैंने अब तक बहुत सारी गलतियां कर दी है, लेकिन आई एम रेडी टू टेक दैट एक्शन। मैं अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट कैसे करूं, हाउ। बिकॉज कहीं पर भी आप जाएं तो नेगेटिविटी ही भरी पड़ी है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट टेलीविजन, बी इट एनी वे। सो वॉट आर दोज प्रिकॉशंस जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान को रखने टू प्रोटेक्ट देयर गुड थॉट्स। सर, जब मेरे पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स बड़े हो रहे थे, तो उनके पास हफ्ते में एक बार टीवी का ऑप्शन था। करेक्ट। वहाँ से उनको कंटेंट मिलता था, इनपुट मिलते थे, न्यूज़पेपर भी था। मैं और आप जब बड़े हो रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इंटरनेट आ चुका था। और आज के बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इट्स एवरीथिंग अबाउट कंटेंट। एवरी डे हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से आ रही है, और खास करके सोशल मीडिया से, कि अब एक इश्यू ये भी आ चुका है कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन और कंटेंट को आप अपने अंदर डाल रहे हो, क्योंकि कंटेंट का ओवरलोड है। पहले वो दूरदर्शन पे हफ्ते में एक फिल्म आती थी, उस एक फिल्म में हम खुश थे। आज OTT और सारी चैनल्स को मिला करके शायद 1000 से ज़्यादा चैनल्स हैं, और तो भी एंटरटेनमेंट कम पड़ता है, खुशी कम पड़ती है, और लोग डिप्रेस हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये बन चुका है कि अगर आप अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, इनपुट क्या ले रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। पहला, हर एक इंसान को अब शक्ति मिल चुकी है कंटेंट क्रिएट करने की। तो हमारे कुछ दोस्त यार भी हैं जिनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई, जस्ट बिकॉज आपको ये शक्ति मिली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शक्ति मत समझो इसे। क्योंकि जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, वो आपको देख के और आपको दुनिया मान के बड़े हो रहे हैं। तो बी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो ओपन प्लेटफॉर्म पे। और दूसरा, एज अ कंज्यूमर आप ये मेक श्योर करो कि वो सारी चैनल को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, कि जो वो फालतू इन्फॉर्मेशन आपको दे रही है, जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी, आपके गोल्स और आपके पर्पस के साथ अलाइन नहीं है। आप कॉमेडी पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, स्टैंड अप बनना चाहते हैं, तो आपके चैनल्स अलग होंगे जो आप फॉलो करेंगे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट आप उसे अलाइन करो अपने लाइफ के साथ, अपने पर्पस के साथ।
और अगर आपका पर्पज़ है नहीं मुझे लाइफ में ग्रो होना है, सेल्फ डेवलप होना है, मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, मुझे नीयत से ज़िंदगी जीनी है, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो आप अभिषेक कर को फॉलो करो। आप ऐसे ही प्यारे लोगों को फॉलो करो जो अच्छा कंटेंट, अच्छी बातें बताते हैं। आप आज के ज़माने में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कहना सीखो। अगर आप ना कहना नहीं सीख पाओगे, तो आप अपने थॉट्स को कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। पर्सनली सर मैं सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं हूँ। कंजप्शन मेरा बहुत कम रहता है और रहता है तो गिने चुने लोगों को मैं पसंद करता हूँ, गिनी चुनी चैनल्स हैं जो मैं अपने उंगलियों पे गिन सकता हूँ। आई जस्ट फॉलो दैट, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए कि भाई दिन में ये 5 मिनट या 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 20 मिनट, अगर कुछ ज़्यादा मुझे कुछ सीखना समझना है, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज़ हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। बट 2 घंटे भी बुरा नहीं है, 4 घंटे भी बुरा नहीं है दिन के, बट क्या देख रहे हो और सुन रहे हो, किसे फॉलो कर रहे हो, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। दूसरी चीज़ है आपका सर्कल। अब ये तो हो गया डिजिटल इनपुट्स, बट दूसरा है फिजिकल इनपुट्स। ज़िंदगी बदलनी है तो पहले संगत बदलनी पड़ती है। मैं जब 17 साल का था सर, मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया था मेरी ज़िंदगी का। अब वो गोल्स बहुत बड़े बड़े लिख डाले थे, लेकिन तब इतना पता चल चुका था कि अगर इसको अचीव करना है ना, तो 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। मेरे 3 ग्रुप्स थे तब। पहला ग्रुप जो जभी भी फ्राइडे को नई फिल्म आती थी हम लोग देखने जाते थे। दूसरा ग्रुप वो क्रिकेट फैंस, इंडिया क्रिकेट खेल रहे हैं, माने सब छोड़ छाड़ के सामने बैठ जाना है, क्योंकि हम नहीं देखेंगे तो इंडिया थोड़ी जीतने वाला है। और तीसरा ग्रुप था मेरा, जिनको बस शाम को गप्पे लड़ाने के लिए इकट्ठा होते थे। कोई पान की दुकान वाले भी थे और कोई वो बाहर गुजरात में हम ओटला कहते हैं, ओटला पार्टी वाले भी थे। सो ये तीनों ग्रुप से मैं अपने आप को दूर लेकर आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि उनकी लाइफ में तो कोई गोल्स ही नहीं है, उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, बनना ही नहीं है, और मेरे गोल्स उनसे अलग है। तो मुझे ये तो नहीं पता चला शुरुआत में कि ये अचीव करने के लिए मैं किसको मिलूँ और कौन सा सर्कल में जाऊँ, क्योंकि आसपास कोई मिला ही नहीं, क्योंकि अभी मेरी फ्रीक्वेंसीज अलाइंड ही नहीं थे ना, इसलिए बाहर वो दिखेंगे भी नहीं। तो एटलीस्ट जब ये ना पता हो कि किसकी कंपनी में जाऊँ, किसको मेंटर बनाऊँ, कौन से पॉजिटिव सर्कल में जाऊँ, तब इतना तो पता है ना कि किस सर्कल में नहीं रहना है, किससे दूर होना है। तो पहले मैंने वो किया। हर एक व्यूवर्स के लिए और ख़ास करके टीनेजर्स के लिए एक एग्जांपल दूंगा। आपका दोस्त आपसे कहता है कि यार अपनी दोस्ती के खातिर एक बार ट्राई कर ले। अरे मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता, एक सिप मार के देख, एक बार तो। लेकिन वो दोस्ती निभाने के लिए आपको ये कह रहा है और आप दोस्ती निभाने के लिए करते भी है। कितने बड़े बेवकूफ़ है आप उसे जाके ये कहो ना कि भाई मुझे ही दोस्ती थोड़ी निभानी है, तू भी निभा, मैं नहीं लेता हूं, मेरे लिए तू भी छोड़ के दिखा। अगर वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है तो आप उसके लिए क्यों लेने के लिए तैयार होते हैं? तो जब आप बेकार लोगों से दूर होंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली पहले तो अपने आप को अलाइन करना शुरू करेंगे, और फिर वक्त के साथ आपको पॉजिटिव, पावरफुल, ग्रोथ माइंडेड लोग मिलना शुरू करते हैं, जब आप पहले खुद अपने आप को तैयार करते हैं उसके लिए। सो अपनी कंपनी मैटर करती है। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़िंदगी जीना बंद कर दो जो खुद ही ज़मीन पर रहना चाहते हैं। सो 2 चीज़ें, एक डिजिटल इनपुट्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बी सेलेक्टिव, और दूसरा आपका सर्कल। नाइस, वेरी वैल्यूबल इनपुट। आपने अभी कुछ समय पहले गुजराती कहा, एंड गुजरातीज़ की एक बड़ी ख़ास बात होती है, वो गुजरातीज़, मारवाड़ीज़, सिंधीज़, ये लोग सॉइल से भी सोना निकाल लेते हैं। ये कहावत हमने सुनी है कि कुछ भी करके ये लोग कर ही लेते हैं बिजनेस। एंड गुजरातीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गुजरात से ही हमारे देश के 2 सबसे रिचेस्ट इंसान हैं, अंबानीज़ एंड अडानीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको लगता है अंबानीज़ और अडानीज़ भी किसी फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को, भले ही वो पब्लिकली इसके बारे में डिस्कस ना करें, बट क्या आपको लगता है वो डेलिबरेटली या अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इनकी प्रैक्टिसेस करते हैं? इफ़ येस, व्हाट डू यू थिंक ये रिच लोग जो हैं, अडानीज़, अंबानीज़, ये ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स को, जैसे हम अगर, क्योंकि हमारे काफ़ी स्टॉक मार्केट
फाइनेंस, बिजनेस वाले लोग हमको देखते हैं, तो वो काफ़ी सिस्टमैटिक जाना चाहते हैं कि हमें पॉइंट्स बता दो कि हाँ ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अंबानीज अडानीज क्या कोई किसी तरह के प्रिंसिपल्स या रूल्स फॉलो करते हैं जो अगर हम लोग भी करें तो हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस फाइनेंशियली भी कर सकेंगे? जब हम इंडिया और दुनिया के टॉप मोस्ट रिचेस्ट लोगों की बात करें, सफल लोगों की बात करें, वो अंबानीज हो सकते हैं, अदानीज हो सकते हैं, उन सभी के अंदर मैंने जो ऑब्जर्व किया है कुछ पैटर्न्स। नंबर वन, वो जानते हैं कि छोटी सोच एक बीमारी है, उसमें फंसना नहीं है, बड़ा सोचना है, अपनी कैपेबिलिटी से भी बड़ा सोचना है। आप चांद पर जाने का गोल सेट करेंगे, कोई कारण से नहीं भी पहुंच पाए ना, तो अभी जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं ना, आप जमीन से कई गुना ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं। करेक्ट। दूसरा, इन सभी अमीर लोगों में मैंने ये देखा है कि पैसों के प्रति का उनका प्यार और एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। जो आदमी गरीब है ना, जो मिडिल क्लास कहीं स्ट्रगल कर रहा है, उसके अंदर मैंने देखा है वो कहता है कि पैसा हाथ का मैल है, पेड़ पे नहीं उगता है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूं, पैसा तो सारे फसाद की जड़ है। अब जब आपकी ब्लूप्रिंट ही नेगेटिव बन चुकी है, तो आपका घर भी तो नेगेटिव बनेगा, रियलिटी भी तो नेगेटिव बनेगी ना। तो पहले तो ये समझना कि कोई ये कहे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, मैं कहता उगता है भाई, पेपर से बनता है पैसा, पेपर तो पेड़ से ही आता है। तो कहने का मेरा भाव ये है जी 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 जी। कि भाई आप पहले अपनी ब्लूप्रिंट और वो सोच को बदलो। लोग जब कहते हैं पैसा फसाद की जड़ है, देखो आप एक चाकू ले लो, उस चाकू से आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी चाकू से आप किचन में खाना बना सकते हैं, और उसी चाकू से आप अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में किसी की जान भी बचा सकते हैं। अब इसमें चाकू अच्छा या बुरा कैसे हुआ? चाकू तो सिर्फ चाकू है, उसका इस्तेमाल जो इंसान कर रहा है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। तो पैसा अच्छा या बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। तो पहले तो पैसे से परहेज मत करो। अमीर लोगों की खास बात यह है कि वो पैसों से प्यार करते हैं, पैसों को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग कभी नहीं कहते आई एम सैटिस्फाइड, मैं संतुष्ट, इससे ज्यादा कमा के क्या करना, कहां लेके जाऊंगा। ये भी हमारे सोच के लिमिटेशन है। आपको नहीं लगता कि अदानी अंबानी को भी मालूम है लेके तो नहीं जाने वाले, डिक्की थोड़ी है जो गाड़ी लेने को आएंगे, उनको भी मालूम इधर छोड़ के जाएंगे? क्या इतने लालची है कि अपने बच्चों के लिए इतना सब छोड़ के जाना चाहते? नहीं। एक्चुअली उन लोगों की सोच ये है, उनको पता है दैट मनी इज एनर्जी, और अगर हमारे पास एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी को हम बांट सकते हैं, क्योंकि लाइफ में दो ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो कम पैसा या तो ज्यादा पैसा। कौन सा प्रॉब्लम हमें अच्छा लग रहा है? क्योंकि एग्जैक्ट पैसा, परफेक्ट पैसा जैसा कुछ नहीं होता, जितना जरूरी उतना पैसा कभी कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो दो ही प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो कम पैसा या तो ज्यादा पैसा। नॉर्मल आदमी कम पैसे वाले प्रॉब्लम में खुश रहता है, अमीर लोग जो है वो ज्यादा पैसे वाले प्रॉब्लम में खुश रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कम पैसे वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा पैसे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है किसी को डोनेट करके, चैरिटी करके। ओके। तो पहले तो सेटिस्फाइड रहना बंद करो, आपको फुलफिल्ड होना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। दोनों में फर्क है। फुलफिल्ड का मतलब मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूं, हैप्पी हूं। अगर मेरे पास अभी होंडा सिटी है और मैंने BMW का गोल सेट किया है, तो आई एम फुलफिल्ड, आई एम हैप्पी। जब मैंने होंडा सिटी ली थी वो मेरे लिए मर्सिडीज के बराबर थी, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं होंडा सिटी पे रुक जाऊं, आगे एफर्ट देते रहो। ओके। एक और ऑब्जर्व मैंने किया है इन लोगों में, जितने भी बड़े लोग हैं अमीर से अमीर, वो लोग कोलैबोरेशन में मानते हैं। अभी एक ही सवाल, आप तो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है तो तुरंत समझ जाएंगे, आपकी ऑडियंस भी समझ पाएगी। आप एक फ्रूट की दुकान लेके खड़े हैं और आपको यह है कि मैं किसी को शेयर ना दूं, पार्टनरशिप ना दूं, मेरा 100% ओनरशिप होना चाहिए। आपका 100% ओनरशिप है आपकी फ्रूट की दुकान में, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1% आपका रिलायंस के इक्विटी आपके पास होते हैं, और 100% आपकी फ्रूट की दुकान आपके नाम के ऊपर है। बताओ आप किस में ज़्यादा अमीर हो? रिलायंस में, 1% में। तो ये जितने बड़े लोग हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जेफ बेजोस हो सकते हैं अमेजोन में, उनका स्टेक 5-6% का नहीं होगा, या फिर दीपेंद्र गोयल जी हो सकते हैं जोमेटो में 4-5% का उनका स्टेक होगा, क्योंकि उनको ये पता है कि पूरा केक छोटा रख के अपने पास रखने से बेहतर है कि केक का साइज़ इतना बड़ा कर डालो कि भले वो पीस ऑफ केक अपने पास होगा, लेकिन तो भी वो पीस ऑफ केक खुद के केक से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा।
तो वो बांटने में, शेयर करने में मानते हैं, इसलिए वो फटाफट ग्रो करते हैं। वो हाथ मिलाने में मानते हैं। और हमको सब कुछ खुद ही करना है। मैं ये करूंगा, मुझे ये आता है, मैं क्यों रिस्क लूँ, वो लेके चले जाएगा, वो सीख लेगा, वो दुकान हड़प लेगा। इस चक्कर में हम एक दुकान से कभी दूसरी दुकान बना ही नहीं पाते। करेक्ट। वाह वाह गाइज, आई एम प्रिटी श्योर आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में, लेकिन हमने सोचा है कि भाई क्यों ना आपके लिए एक और पार्ट लाया जाए सेम पॉडकास्ट का। लेकिन एक शर्त है, एक छोटी सी फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट्स में आपको पार्ट 2 लिखना है और 15,000 लाइक्स का हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ हो जाती है, आपके लिए सेकेंड पार्ट स्नेह सर के साथ जल्द आ जाएगा। सो मेक श्योर आप अभी के अभी ये एक्शन लीजिए। मेरे को सर ने क्या बोला, एक्शन लेना है। सी यू देन।